Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the Param IAS Academy Test 1 for the 68th BPSC prelims, which is conducted to scheduled on 12th February. तो जो लोग इस बार 68th BPSC के लिए अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आइए हम बिना देर किए हुए अपने टेस्ट सीरीज को शुरुआत करते हैं। परम IAS अकेडमी का ही है दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला सवाल ये है कि द फेमस रूलर मेदिनी राय बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। मेदिनी राय जो है बड़ा ही फेमस नाम है आपके बिहार के इतिहास के लिए। वो निम्नलिखित में से किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? चेरो डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी या कर्नाटक डायनेस्टी? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, चेरो डायनेस्टी। दोस्तों चेरो डायनेस्टी था ये एक बिहार खास करके जो सारण, शाहाबाद, भोजपुर, चंपारण और पलामू और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के जो रीजन थे, तो उनके इस रीजन में राज्य करने वाले थे, ये चेरो डायनेस्टी थे। ये एक तरीके का स्मॉल ट्राइबल स्टेट था। तब तब की बात है ये। कहते हैं कि ये लगभग 300 सालों तक बिहार पर इन्होंने शासन किया था, चेरो डायनेस्टी ने। उसी डायनेस्टी से बिलोंग करता था ये मेदिनी राय। अगर हम बात करें कि मेदिनी राय जो है गया, दाऊदनगर, अरवल और रामगढ़ यहाँ तक इसने अपने मतलब राज्य का विस्तार किया था। ये 1634 ईस्वी के आसपास ये डेथ हुआ था मेदिनी राय। ठीक है ना दोस्तों। बाद में क्या हुआ कि जब इसके डेथ के बाद चेरो डायनेस्टी को मुगल एम्पायर में मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों। चलिए, आप हमको एक क्वेश्चन बताइए यहीं पे कि मुगलों ने बिहार को कब अपने राज्य में मिलाया था? ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ कि ये काम अकबर ने किया था। तो अकबर ने बिहार को कब मुगल राज्य में सम्मिलित किया था? चलिए आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है विच इज द अर्लीस्ट कोडिफाइड डॉक्यूमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में सबसे पहले कौन डॉक्यूफाइड था? क्या तैत्रीय संहिता था या चरक संहिता था या सुश्रुत संहिता था या मित्रायनी संहिता था? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका चरक संहिता। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चरक संहिता। तो ये अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट था। ये इंटरनल मेडिसिन के लिए फेमस था। किसके लिए? सर्जरी के लिए आपने सुना होगा इंटरनल मेडिसिन। ये चरक संहिता उसके लिए फेमस था। और ये जो थे ये अत्रेया ब्राह्मण का एक टाइप होता है। अत्रेया ब्राह्मण से ये चरक बिलोंग करते थे। तो अब कहा जाता है कि ये जो आयुर्वेद है इसका उद्भव है, इसको वैदिक पीरियड में माना जाता है कि ये आयुर्वेद जो है वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच रॉक एडिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द नेम अशोका। तो ये बहुत बार सवाल आप लोग से गुजर चुके हो। इसका सही उत्तर है मस्की इंस्क्रिप्शंस। दोस्तों मस्की इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो है ना अशोक का नाम एज ए अशोक लिखा हुआ है। इसके पहले जितने भी जैसे गिरनार इंस्क्रिप्शंस मिले या और भी कई तरह के जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें अशोक का नाम देवनाम प्रिया लिखा हुआ है। देवनाम प्रिया, प्रियदर्शिनी, ये ऐसे लिखा हुआ है अशोक का नाम। लेकिन मस्की इंस्क्रिप्शन में पहली बार अशोक का नाम आपको अशोक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम मस्की के बारे में जान लेते हैं। तो एक तरीके का मस्की जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट है। और ये कहाँ है? तो वर्तमान राज्य ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। मस्की कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, और ये मस्की एक्चुअली कर्नाटक में एक रिवर का नाम है ना। मस्की रिवर के नाम से जाना जाता है, एक रिवर है। और ये रिवर जो है तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है मस्की। उसी के नाम पर इस अभिलेख का नाम मस्की इंस्क्रिप्शंस रखा गया है। ठीक है ना। और ये अशोक का माइनर रॉक एडिक्ट है, ये भी याद रखेंगे। ये माइनर रॉक एडिक्ट है। आपको पता होगा कि अशोक के एडिक्टों में 14 माइनर एडिक्ट थे और कुछ मेजर एडिक्ट भी थे। तो ये मस्की इंस्क्रिप्शन जो है ये अशोक का माइनर आपका आता है एडिक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस। तो तीसरा जो है आपका
बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में, और ये हुआ था आपका 250 बीसी के आसपास, और ये हुआ था आपका अशोक के समय में, ठीक है ना? पाटलिपुत्र में अशोक के समय में 250 बीसी में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगालीपुट्टा तीसा थे, याद रखेंगे, मोगालीपुट्टा तीसा, ये इसके प्रेसिडेंट थे। इस जो काउंसिल हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें बुद्ध के 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिटक जो है ना, इसको संकलित किया गया था, अभिधम पिटक को, ठीक है ना? आप इसको याद रखें, पहले वाले में सुत्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरे में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, कंपाइलेशन किया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर है 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये मैसिडोनिया का राजा हुआ करता था। इसका जन्म दोस्तों 356 बीसी में हुआ था, लेकिन ये भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, ठीक है? ये मैसिडोनिया का राजा था, और ये करीब 336 से लेकर के 323 बीसी तक रूल किया था पर्शियन एम्पायर के ऊपर, ठीक है ना? और ये अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री कैंपेन के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में, और इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेकर के ग्रीस तक इसका एम्पायर फैला हुआ था, ठीक है? तो ये 326 बीसी में ये आपका तक्षशिला पे आक्रमण किया था, जहाँ का राजा था पोरुष, याद रखेंगे, यहाँ का राजा क्या था, पोरुष के साथ इसकी भयंकर लड़ाई हुई थी। तो हालांकि ये युद्ध जीत तो गया था, लेकिन पुरुष ने हार नहीं मानी थी, और इससे काफी प्रभावित हुआ था अलेक्जेंडर। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी वो झेलम और चेनाब नदी के पास हुई थी, ठीक है ना? जिसको हम हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोरुष और अलेक्जेंडर के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको कहते हैं हाइडेस्पिच का युद्ध, ठीक है ना? बैटल ऑफ हाइडेस्पिच। चलिए हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर प्रोविंस? व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर प्रोविंस? अवंतीपथ, मतलब कि अवंतीपथ का कैपिटल क्या हुआ करता था? तो इसका सही उत्तर है उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ होती थी? उज्जैन हुआ करती थी, ठीक है ना? दोस्तों मैं आपको अलेक्जेंडर से रिलेटेड एक और चीज बता देता हूँ, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि ये भारत में 19 महीने तक रहा था। कितने महीने तक? 19 महीने तक भारत में रहा था, और ये 325 ईस्वी में वापस लौट भी गया था, और इसकी मौत जो है बेबीलोन में 13 जून 323 ईसा पूर्व को हुई थी। तो 13 जून 13 सॉरी क्षमा करिएगा, 323 बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि 323 बीसी में इसकी मौत हो गई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में। ये अक्सर पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल हमारा ये था कि अवंतीपथ की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर है आपका उज्जैन, ठीक है ना? तो जो मगध था, इसको आपको हम 5 भाग में डिवाइड करते थे। सेंट्रल प्रोविंस मगध हुआ करता था, ईस्टर्न प्रोविंस जो है तोसाली कलिंगा हुआ करता था। ईस्टर्न प्रोविंस क्या होता था? तोसाली कलिंग, तोसाली कलिंग ईस्टर्न होता था। और आपको पता होगा सदर्न क्या होता था? तो सदर्न होता, जिसको हम दक्षिणापथ भी कहते थे, और ये सुवर्णगिरी हुआ करता था, है ना? और वेस्टर्न क्या होता था? अवंतीपथ, जिसकी राजधानी अभी हमने देखा उज्जैन हुआ करता था। और आपका नॉर्दर्न क्या होता था? तो तक्षशिला हुआ करता था, जिसको उत्तर पथ कहते थे। तो ये इतने भागों में हम ये एक तरह से कहिए कि सराउंडेड था मगध एम्पायर इन सब चीजों से, इतने राज्यों से। अगला सवाल ये है कि विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम? तो इसका सही उत्तर है खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी था दोस्तों, ये आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक, मात्र 30 सालों तक ये
आप शासन में रहे। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा, तो ये आपका आएगा आपको मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिए। सेलेब डायनेस्टी 1206 से 90 ईस्वी तक रहा था। सेलेब डायनेस्टी 1206 से 90 तक। और उसके बाद आया था आपका खिलजी डायनेस्टी, जो रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद आया आपका तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी रहा 1320 से 1413 तक। और उसके बाद आया सैयद डायनेस्टी, वो रहा 1414 से 1451 तक, है ना। और सबसे लास्ट में रहा लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से 1526 तक रहा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इनमें से कौन ज्यादा है, कौन कम है। तो सबसे कम की अगर बात करें तो वो क्या था, आपका खिलजी डायनेस्टी था। हमारा अगला सवाल है कि बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फाउंड बिटवीन, तो जो तालिकोटा का युद्ध था ये किनके किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लड़ाई थी। इससे एक अंपायर का अंत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि ये विजयनगर अंपायर और डेक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो बैटल ऑफ तालिकोटा ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1565 ईस्वी में। अगर डेट भी याद रखना चाहते हैं तो 26 जनवरी 1565 ईस्वी को ये तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर अंपायर और डेक्कन सल्तनत के बीच। तो इसमें विजयनगर अंपायर जो है वो बुरी तरीके से हार जाते हैं, और कहते हैं कि यहाँ से विजयनगर अंपायर का पतन हो जाता है और ये कई भागों में टूट जाता है, जैसे कि बीजापुर का सुल्तान, बिदर का सुल्तान, अहमदनगर का सुल्तान, गोलकुंडा का सुल्तान, मतलब इतने भागों में विजयनगर अंपायर टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम साउथ इंडिया में मुस्लिम अंपायर की मतलब ये बनने की नींव पड़ती है आपका। ठीक है, जिसका केंद्र आगे चल करके बीजापुर होता है, जहां पर टीपू सुल्तान और हैदर अली शासन करते हैं। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग हिंदी में देना चाहते हैं टेस्ट को, आराम से हिंदी में दे लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अच्छा दोस्तों, एक मिनट, मैंने एक ही पार्ट कराया, ये पार्ट तो मैंने छोड़ दिया, क्षमा करेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि विच मुगल रूलर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द लोकेशन ऑफ हिज टॉम्ब। तो जहांगीर का मकबरा क्या आगरा में है, बाबर का काबुल में है, अकबर का सिकंदराबाद में है, या हुमायूं का दिल्ली में है। आपको बताना है कि कौन करेक्टली नहीं मैच्ड है। तो इसका सही उत्तर है आपका जहांगीर आगरा। जहांगीर का टॉम्ब जो है दोस्तों वो लाहौर में है, ना कि आगरा में है। आप इस बात को याद रखेंगे। आपसे अक्सर ये पूछा जाता है, तो मुगल में सिर्फ दो ही ऐसे मुगल अंपायर थे जिनके जो टॉम्ब है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो एक जहांगीर और एक बाबर। तो जहांगीर का लाहौर में है और बाबर का काबुल में है। बाकी जितने भी हैं सबका इंडिया में ही है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जहांगीर ने सही, ये आपका मिलान सही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही, क्योंकि इसका मकबरा टॉम का है लाहौर में। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कव्वाली। तो कव्वाली का फादर किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सखी ग्रंथ, अनुराग सागर एंड बीजक आर द राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। तो इसका सही उत्तर है ये कबीर के लेखक है। आप बीजक जानते होंगे, बड़ा फेमस है कबीर का। अगर ये दोनों आपको न भी याद हो तो आप इससे आसानी का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों कबीर के हैं। अगर हम इसके बाद और इसके अलावा और बात करें तो कबीर के कौन कौन से हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। शक्ति ग्रंथ तो है ही, अनुराग सागर बीजक, और इसके अलावा करीब सॉरी कबीर ग्रंथावली भी इन्हीं की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स यूज्ड द पेन नेम गुलरुखी। आपको पता होगा कि गुलरुखी के नाम से गुलरुखी स्क्रिप्ट भी चलाई गई थी। अगर आपको याद हो तो गुलरुखी स्क्रिप्ट, तो अपने पेन नेम से, तो आपको बताना है कि इनमें से पेन नेम किनका था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सिकंदर लोधी। इन्होंने गुलरुखी चलाई थी, मतलब इनका पेन नेम गुलरुखी था। ठीक है, मतलब ये क्या था, ये पर्शियन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। और ये जो सिकंदर लोधी था ये बेटे थे बहलोल लोधी के, जिनका कि असली नाम क्या था, निजाम खान।
और इन्होंने आगरा सिटी फाउंड करी थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। याद रखेंगे 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिटी ऑफ आगरा फाउंड करी थी सिकंदर लोधी ने। और ये अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से आगरा ट्रांसफर किए थे। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखें। आप सिकंदर लोधी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, और वो है आगरा। एक की कैपिटल को आगरा शिफ्ट किए थे दिल्ली से, और दूसरा कि उन्होंने आगरा शहर 1504 ईस्वी में बसाया था। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है, और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गुजरात के महमूद बेघरा का नाम सुने होंगे, बड़ा ही चर्चित नाम है महमूद बेघरा। वो सिकंदर लोधी के समय ही थे। और राणा सांगा ऑफ मेवाड़ भी इन्हीं के समय थे, सिकंदर लोधी के समय ही थे। ठीक है, और इन्होंने एक गजे सिकंदरी नाम के मेजरमेंट की खोज की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी। ठीक है, और इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल जो कि नागरकोट में है, इन्होंने इसको डिमोलिश कर दिया था। कौन टेम्पल? ज्वालामुखी। एक टेम्पल था, कहा? नागरकोट में। नागरकोट में एक टेम्पल था, ज्वालामुखी टेम्पल, जिसको इन्होंने डिमोलिश किया था। और इसने किताब भी लिखा था, जिसका नाम था लहजत ए सिकंदरी। क्या नाम था दोस्तों? लहजत ए सिकंदरी। ठीक है ना, लहजत ए सिकंदरी। और ये एक संस्कृत ट्रीटाइज था, और मेडिसिन के ऊपर लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज में। ये तो नहीं था, एक और किताब है संस्कृत में लिखा गया था, जो मेडिसिन के ऊपर लिखा गया था। लेकिन बाद में शुरू में इसको फरहांग ए सिकंदरी के नाम से लिखा गया था ये। ठीक है, वो अलग बात है, चलिए इसको हम रहने देते हैं। इन्होंने एक टॉम्ब बनाया था दिल्ली में। इसने सिकंदर लोधी का एक टॉम्ब है आपका दिल्ली में। ठीक है ना, और ये 1517 ईस्वी में इलनेस की वजह से डेड हो गया था। चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन बहुत हो गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द यूरोपियंस हु केम इन इंडिया टू ट्रेड? तो आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे इंग्लिश, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच। तो आपका सही ऑप्शन इज द सी। ठीक है ना, पोर्तुगीज 1498 ईस्वी में आए, और सबसे पहले आए, और सबसे लास्ट गोवा छोड़ करके 1961 में ये गए थे। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हु वाज द वायसराय व्हेन द इलबर्ट बीज वर इंट्रोड्यूस्ड? इलबर्ट बीज आपको पता होगा 1883 ईस्वी में आया था, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के खिलाफ फैसला सुनाने से मना कर दिया गया था। ये बड़ा ही फेमस था, अंग्रेजों ने इसका काफी विरोध किया था इलबर्ट बिल का। इस बिल में यह था कि जो भारतीय जज है वो अंग्रेजों के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं, जिरह कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था, इस बिल का। तो कह रहा है कि इस समय कौन थे आपके वायसराय? तो इस समय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, और देखा जाए तो हालांकि बाद में इसे अमेंड करके पास किया गया था, और जो अमेंड किया गया था इसी बिल को एज ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884 के नाम से पास किया गया था। इसी इलबर्ट बिल को CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट के नाम से 1884 में पुनः पारित किया गया था। ठीक है, जो कि उसी साल से ये एक्टिव भी हो गया था। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर नॉट ए मेंबर ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द नेहरू रिपोर्ट? तो आपको बताना है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में जो कमिटी बनी थी, निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो सब के सब उस मेंबर में थे, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। MS एनी भी थे, मंगल सिंह भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, और GR प्रधान भी थे। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में फरवरी 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया था। मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के रूप में 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो इनमें कौन कौन लोग थे? तो तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष बोस थे, उसके बाद MS एनी थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे,
सुहाग कुरैशी थे और जियर प्रधान थे। तो इसमें क्या बात किया गया? तो मेनली आपका डोमिनियन स्टेटस और सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। जनरली डोमिनियन स्टेटस की मांग करी गई थी। और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द राइट ऑफ वुमेन्स, राइट टू फॉर्म यूनियंस, है ना, और यूनिफॉर्मल एडल्ट सफ्रेज, इन सब की मांग करी गई थी। कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट में किसकी मांग की गई थी, तो याद रखेंगे डोमिनियन स्टेटस और सेल्फ गवर्नमेंट और आपका फंडामेंटल राइट, राइट फॉर वुमेन्स, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। तो इन सब की मांग की करी गई थी आपका नेहरू रिपोर्ट में। तो जो लोग करना चाहते हैं हिंदी में वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि एन आयरिश मैन जेम्स ऑगस्टस हिक्की स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया व्हिच वाज। तो आप सबको पता होगा कि ये बंगाल गैजेट था, ठीक है ना, और ये 1780 ईस्वी में निकाला गया था। बंगाल गैजेट 1780 ईस्वी में। ये भारत का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है जिसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको निकालना शुरू किया था, पब्लिश करना शुरू किया था इस न्यूज़पेपर को, ठीक है। और ये दोस्तों 4 पेज का वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था। 4 पेज का एक वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था और उस समय 1 रुपए में आता था दोस्तों, समझ सकते हैं। और ये 2 सालों के लिए पब्लिश्ड हुआ था, उसके बाद न जाने इसको क्या हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला सवाल है कि व्हिच सेशन of the Indian National Congress was presided over by the महात्मा गांधी। तो सबको पता है कि बेलगाम का सेशन हुआ था 1924 में। गांधी जी ने सिर्फ इसी एक सेशन को आपका प्रिसाइड किया था। और जो ये था 39th सेशन ऑफ आईएनसी था, ये भी याद रखेंगे आप। दिस वाज 39th सेशन ऑफ आईएनसी। तो इसमें क्या किया था कि नन वायलेंट नन कोऑपरेशन एज ए मीन्स ऑफ अटेन पॉलिटिकल फ्रीडम। गांधी जी का ये मेन था कि हम नन वायलेंट और नन कोऑपरेशन, जो हमारा हथियार है, उसी को और इसी सेशन में दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ आपको कि आईएनसी के 39 सेशन में ही जो आपका विजयनगर आप सुनते हैं, इस अंपायर को विजयनगर अंपायर बोला गया था। इसी के बाद विजयनगर अंपायर कहा गया था, ठीक है ना। और इसके लिए आपके मतलब एक स्पेशल फ्लैग बनाया गया था। और इस सेशन के लिए एक फ्लैग स्टेशन बनाया गया था फॉर द रेलवे, ठीक है ना। और इसका एंट्रेंस था एक गोपुरम स्टाइल का बनाया था। मतलब कि मतलब समझिए कि विजयनगर अंपायर को यहाँ से फ्लोरिश करने की शुरुआत हुई थी, मतलब दुनिया को नजर में लाने के लिए, दुनिया की नजर में लाने के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कौन एस्टैब्लिश्ड किया था? तो इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस बूदन मूवमेंट। किसने शुरू किया था आपका बूदन मूवमेंट? तो एक्चुअली भूदान है दोस्तों। तो सॉरी, क्षमा करिएगा क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप प्रोनंसिएशन कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, भूदान मूवमेंट की शुरुआत सब लोग जानते हैं कि विनोबा भावे ने किया था। तो ये शुरू हुआ था कि द फर्स्ट सच डोनेशन ऑफ लैंड विल टेक प्लेस ऑन 18th अप्रैल 1951 में। 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी भूदान आंदोलन की, और इसकी शुरुआत हुई थी पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना से। कहाँ से? पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना। ये 18 अप्रैल 1951 से। तब तो ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था, बाय जमींदार रामचंद्र रेड्डी के द्वारा, ठीक है। मतलब उन्होंने सबसे पहले लैंड डोनेट किया था। चलिए हमारा अगला सवाल ये है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मॉर्ले मिंटो
रिफॉर्म। तो मॉरलम मिंटो रिफॉर्म के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जॉन मॉर्ले वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द बिल वाज पास्ड। तो मिंटो थे दोस्तों गवर्नर जनरल आपके। तो 1909 ईस्वी में आपको ये एक्ट पास किया गया था, ठीक है। और बाकी तो सही है, लेकिन आपका ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो मॉर्ले क्या होते थे? सेक्रेटरी हुआ करते थे, और आपके मिंटो थे वो गवर्नर जनरल थे, और ये 1905 से 1910 तक रहे थे गवर्नर जनरल, आपका मिंटो जी। 1905 से 1910 ईस्वी तक ये आपके रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये 1906 से रहे थे, पता नहीं इसमें क्यों लिखा गया। चलिए हम लोग कन्फ्यूजन दूर करते हैं अपना। देखो 1926 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो आपका उस समय लॉर्ड कर्जन थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विच हिस्टोरिक इवेंट टुक प्लेस ऑन 60th अक्टूबर 1905? तो इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। वो ठीक है दोस्तों, आपका जो 1905 ईस्वी में मिंटो साहब बने थे, मतलब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके जस्ट तुरंत बाद आपके वो वायसराय चेंज हो गए थे। तो आपका इसका सही उत्तर है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कभी-कभी बहुत आपका पूछ दिया जाता है कि जो इसका डेट पूछ दिया जाता है। कई बार बीपीएससी ने पूछा कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है ना? बंगाल का विभाजन हुआ था, डिक्लेयर्ड हो गया था। और हालाँकि 20 जुलाई 1905 को ही एक ऑर्डर पास किया गया था कर्जन के द्वारा, 20 जुलाई 1905 को। इसके मतलब बंगाल विभाजन के लिए एक ऑर्डर पास किया गया था, और 7 अगस्त 1905 को एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त 1905 को एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है? चलिए, और इसको लेकर के स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। और अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इस कह रहा है कि कौन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका नॉट करेक्ट। तो कौन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ई इज द आपका सही नहीं है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो ठीक सही है कि आपका 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम वाज प्रेसिडेंट एंड डब्ल्यू सी बनर्जी वाज इट्स जनरल सेक्रेटरी। तो ये आपका गलत है, क्योंकि डब्ल्यू सी बनर्जी प्रेसिडेंट थे और एओ ह्यूम आपके सेक्रेटरी थे। तो बी बी गलत है, और आपका फिर सी गलत है। टोटल 82 डेलीगेट्स अटेंड दिस सेशन। एक्चुअली में ये 72 थे। टोटल 72 लोगों ने अटेंड किया था। ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये तो आपका सही है, ठीक है। आपका बी और सी गलत था, इसलिए आपका ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए, हमारा अगला सवाल ये है कि द ऑक्यूपेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस बिकम द काउज ऑफ हो अपराइजिंग? तो हो अपराइजिंग का कारण क्या था? किस स्थान पर कब्जा किया गया था जिससे कि हो अपराइजिंग हुआ था? इसका सही उत्तर है सिंहभूम। तो द हो एंड मुंडा ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर नाव इन झारखंड चैलेंज द कंपनी फोर्सेज इन 1820 से 22। याद रखेंगे, हो अपराइजिंग 1820 से 22 ईस्वी में, ठीक है। देन और इसके बाद फिर से हुआ था 1831 ईस्वी में ये, और ये लगभग 1837 ईस्वी तक चला था। तो ये किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ब्रिटिश रूलर्स, मनी लेंडर्स, जमींदार और राजा परहत के अगेंस्ट हुआ था। हो और मुंडा ट्राइब्स से वो ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम से नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से ये अपराइजिंग हुआ था। अगला सवाल ये है कि क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर?
तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर है मार्च 1942 ईस्वी में। ये डेट पूछता है बीपीएससी दोस्तों बहुत बार, तो मार्च 1942 ये आया था आपका क्रिप्स मिशन। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे, तो इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया स्टैफोर्ड क्रिप्स। और थोड़ा सा इसके हम रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या रिकमेंडेशन थे, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला रिकमेंडेशन ये था कि एन इंडियन यूनियन विच विद डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप, मतलब कि एक डोमिनियन स्टेटस इंडियन यूनियन के साथ सेटअप किया जाएगा। इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। दूसरा ये था कि आफ्टर द एंड ऑफ द वार कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वेंड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। Member of this assembly could be party elected by the provincial assembly through proportional representation and the partially nominated by the princes. Hence, all members would be Indians, right? और मतलब कि एक आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा जिसके सदस्यों का चुनाव पार्शियली नॉमिनेट होगा और पार्शियली इलेक्टेड होगा, ठीक है ना। तीसरा ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट to two conditions. Any province not willing to join the union would have a separate constitution and form a separate union. The new constitution making body and British government would negotiate a treaty to effect the transfer of power and to safeguard racial and religious minorities. मतलब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया संविधान तभी बनाएगा जब वो इस शर्त को मानेगा कि जो रियायतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर जो भी स्टेट्स हैं, वो चाहे तो बाहर रह सकते हैं और चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो बताए थे कि डिफेंस जो है वो ब्रिटिश के हैंड में ही रहेगा एंड गवर्नर जनरल पावर्स वुड रिमेन इंटैक्ट, और गवर्नर जनरल का पावर है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये था क्रिप्स मिशन की कुछ रिकमेंडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन दैट केम टू इंडिया इन 1946। तो कौन मेंबर नहीं थे दोस्तों? मुझे लगता है कि हर बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एवी अलेक्जेंडर भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, और यहाँ तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई, लॉर्ड वेवेल और विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके मेंबर कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक ना। और आपका ये अ, बनाया कब गया था कैबिनेट मिशन? 19 फरवरी 1946 को, याद रखेंगे 19 फरवरी 1946 को ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के द्वारा। तो भारत को इसे क्यों भेजा गया था? तो नेगोशिएट विद द पॉलिटिकल लीडर्स फॉर सेटिंग अप अ नेशनल गवर्नमेंट एंड टू सेट इनटू मोशन ए मशीनरी फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इसको भेजा गया था कि जाइए आप वहां पर लीडर्स जो है इंडियन लीडर उनके साथ नेगोशिएट करिए और कुछ रास्ता निकालिए जिससे हम की पावर ऑफ ट्रांसफर कर सके। हमारा अगला सवाल ये है कि ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता टू दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय कलकत्ता से राजधानी जो है आपका दिल्ली लाया गया था, और ये हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और ये दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, किंग जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे कब? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को आपका जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, ये आए थे आपका भारत में 12 दिसंबर 1911 को। वहीं पे इसकी घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को जो है दिल्ली को एज ए कैपिटल घोषित किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है ना। घोषणा हो गई थी 1911 को ही, लेकिन सेटअप कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। चलिए हमारा अगला सवाल ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पहला ऑप्शन ये है कि लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। दूसरा ये है कि द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 and ended in 1922. It was suspended due to the Jallianwala Bagh massacre.
और लास्ट ऑप्शन है ये कि गांधी जी अनाउंसड द विथड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट इन द बारदोली रेजोल्यूशन। आपको पता करना है कि कौन सही नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वो सी है, इट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू द जालियांवाला बाग मसाकरे। ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों इसको क्यों सस्पेंड किया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा जो इवेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, तो उसी की वजह से इसको सस्पेंड किया गया था। कब? 5 फरवरी 1912 को, याद रखेंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, याद रखेंगे। कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। और कब तक चला था ये 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घाट जब तक मतलब बंद नहीं किया गया गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, तो इसका सही उत्तर क्या था आपको पता हो गया? लॉर्ड हार्डिंग था इसका सही आंसर। तो 26, सॉरी। चलिए हमारा अगला सवाल ये है कि एज पर द रिजोल्यूशन of the Indian National Congress at Amritsar session 1919, Mahatma Gandhi was to author a new constitution of the Congress. Who among the following was selected to collaborate with Gandhi जी for the same? मतलब कि गांधी जी ने अमृतसर सेशन में 1919 में एक नया संविधान बनाने की घोषणा करी थी कांग्रेस के लिए। तो उनके साथ और किनको शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई। तो इसमें आए थे एनसी केलकर भी थे और आपके आईबी सेन भी थे। तो ए और सी दोनों इसमें सही है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाता है। अगला सवाल ये है कि विच एमंग द फॉलोइंग रीजन्स द पार्लियामेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल। सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट है दोस्तों। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाले कर लेंगे। चलिए हमारा अगला सवाल ये है कि व्हेन द सैडलर कमीशन फॉर्म्ड, सैडलर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका 1917 ईस्वी में। ठीक है। तो सैडलर कमीशन था क्या दोस्तों? तो इसमें दो इंडियन भी थे, एक थे सर आशुतोष मुखर्जी और एक थे जियाउद्दीन अहमद। याद रखेंगे सैडलर कमीशन 1970 ईस्वी में बनी थी। सर माइकल सैडल इसके चेयरमैन थे और इसमें दो इंडियन भी थे, सर आशुतोष मुखर्जी और सर जियाउद्दीन अहमद। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सेपरेट करना सेकेंडरी एजुकेशन से। ठीक है ना? यूनिवर्सिटी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को अलग करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और दोस्तों कहते हैं कि इसी मतलब कमीशन की देन है कि भारत में आगे चलकर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी एजुकेशन का रोल प्ले करता है। और ये बहुत ही लॉन्ग सिग्निफिकेंस मतलब कि इनका एक रिपोर्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन? तो कौन सोर्स ऑफ ऑरिजिन से मैच नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका इंडस, त्र्यंबकेश्वर। ये आपका गलत है, मतलब मिलान सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ताप्ती सतपुड़ा रेंज ठीक है, ब्यास रोहतांग पास ठीक है, नर्मदा मैकाल रेंज ठीक है। इंडस से रिलेटेड है नहीं है कुछ। तो इंडस तो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है ना? सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, क्षमा करिएगा। इसके लिए 3200 किलोमीटर है। अगला सवाल ये है कि रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड इन,
तो इसका सही उत्तर है पैसिफिक ओशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग करंट इज कोल्ड करंट? तो इसका सही उत्तर है आपका कि सब के सब कोल्ड करंट है। कैलिफोर्नियन करंट, लेब्राडोर करंट, वेनेजुएला करंट और फॉकलैंड करंट, these all are the cold currents. ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो वेनेजुएला करंट कहाँ बहती है? तो आपको वेस्ट अफ्रीकन। और आपका कैलिफोर्नियन करंट कहाँ बहती है दोस्तों? तो कैलिफोर्नियन करंट वेस्ट अमेरिका है उसकी तरफ बहती है, नॉर्थ अमेरिकन। और आपका ये जो फॉकलैंड करंट है, आप हमें कमेंट करके बताओ। लेब्राडोर करंट तो आपका बहता है ग्रीनलैंड के पास। आप हमें कमेंट करके बताओ कि फॉकलैंड करंट कहाँ बहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज आर करेवा फॉर्मेशन फाउंड? तो करेवा फॉर्मेशन निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है कश्मीर, हिमालय में। अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रबी क्रॉप्स? तो इनमें से कौन रबी क्रॉप्स है? तो सब रबी क्रॉप्स है, मस्टर्ड भी, ग्राम भी, कोरिएंडर भी और पोटैटो भी। ठीक है ना? पोटैटो तो दोनों में आ जाता है दोस्तों, खरीफ और रबी दोनों में आ जाता है जनरली, लेकिन ये खरीफ माना जाता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ बाउंड्री विद यूथोपिया? तो कौन यूथोपिया के साथ बाउंड्री फॉर्म नहीं करता है? तो दोस्तों यूथोपिया के साथ बाउंड्री फॉर्म करने वाले में देश आते हैं सूडान, यमन, सोमालिया, केनिया और साउथ सूडान। तो आपका युगांडा इसमें से नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया गया था। ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया नाथुला पास इज लोकेटेड? तो नाथुला पास निम्नलिखित में से कहाँ लोकेट करता है? सही उत्तर है सिक्किम। अगला सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट? दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डेजर्ट क्या है? तो अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, कोई नहीं है इसमें से। और इसका जो एरिया है 5.5 मिलियन स्क्वायर है। अंटार्कटिक पोलर जो है आपका, इसका एरिया जो है 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आता है सेकंड इज द आर्कटिक पोलर डेजर्ट, और उसके बाद आता है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया। ये आपको बता रहा है कि, चलिए अगला सवाल ये है कि विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल ये है कि रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन? तो रेड क्लिफ लाइन किनके किनके बीच बाउंड्री बनाती है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 17 अगस्त 1947 को इसकी रूपरेखा रखी गई थी। और द बाउंड्री लाइन इज नेम्ड आफ्टर सर सेरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने ये लाइन खींची थी एरन ऑफ कच्छ। तो जो रेड क्लिफ है ये एरन ऑफ कच्छ इन गुजरात टिल इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। देयर आर ओनली 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स अलोंग द 2900 किलोमीटर लॉन्ग ये बाउंड्री है आपका, याद रखेंगे 2900 किलोमीटर। चलिए अगला हमारा से है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द मेडिटेरेनियन सी? फ्रांस करता है, फ्रांस भी करता है दोस्तों, स्पेन भी करता है, इटली भी करता है, और आपका लीबिया भी करता है, और आपका टर्की भी करता है। तो सब के सब सही है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये है कि बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इन इंडिया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये बिहार में है। ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, याद रखेंगे।
बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस आर कनेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ मलक्का? तो स्टेट ऑफ मलक्का से कौन, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को ये जोड़ता है आपका, इंडियन ओशन विद पैसिफिक ओशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये 40 से 60 डिग्री के बीच फैला हुआ है सदर्न हेमिस्फीयर में। क्षमा करिएगा, ये साउथ चाइना सी जो कि पैसिफिक का पार्ट है, और अंडमान सी जो इंडियन ओशन का पास है। तो जनरली ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को, ये भी सवाल पूछता है, अंडमान सी को किससे जोड़ता है? साउथ चाइना सी से। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये है कि रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फोर्टीज और श्रेकिंग सिक्सटीज ये क्या है? तो ये आपको है ओशियन विंड्स हैं ये सब, और ये 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड्स जो साउथ है, उन साउथ लैटिट्यूड्स उनमें ये आपको बहा करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये है, तो जो लोग हिंदी वाले हैं वो आराम से हिंदी में कर सकते हैं। The power of the judicial review as per the Constitution of India lies with which of the following? तो जुडिशियल रिव्यू किसके किसके पास पाया जाता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर ही फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया था। ठीक है ना। और ये आया था 1976 में। और आपको बता दें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारे संविधान में पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो शुरू में आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आर्टिकल 51 ए में एक नए फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ठीक है। और ये नॉन जुडिशियल्स होते हैं, जस्टिसिएबल होते, सॉरी नॉन जस्टिसिएबल होते हैं ये। चलिए अगला सवाल है, हुई अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज वेयर डिफीटेड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से कौन डिफीट हुए थे? तो सही उत्तर है इसका ई, यानी कि एक से अधिक हैं। कौन कौन थे? तो वीपी सिंह 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में वीपी सिंह नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद एच डी देवेगौड़ा 1997 ईस्वी, और उसके बाद है बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू, ये जो आपका सीआईसी है अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपती है? तो सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलोज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो सही उत्तर है आपका जापान, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। तो इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, इटली है, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये सब यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। चलिए अगला सवाल ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी अदर प्लेस अदर देन द दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 51 का सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी हैज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ? तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो एस्टीमेट कमिटी की होती है दोस्तों। ओरिजिनली इसमें 25 मेंबर हुआ करते थे। एस्टीमेट कमेटी में
पहले 25 हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई है। और सब के सब किससे होते हैं? एस्टीमेट कमेटी में जो है वो आपके सभी के सभी लोकसभा मेंबर के होते हैं, याद रखेंगे। एस्टीमेट कमेटी पूरा लोकसभा पर डिपेंड करता है, बनता है उसी से, 30 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल होगा, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द इंडिविजुअल? तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैबियस कॉर्पस। इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप इसको इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंडामस को किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? एक बार बारी बारी से हम देख लेते हैं। मैंडामस को हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी, ठीक है ना, अगेंस्ट प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, अगेंस्ट वर्किंग चीफ जस्टिस, टू इन्फोर्स सम काइंड ऑफ प्राइवेट कॉन्टैक्ट। प्रोहिबिशन क्या होता है? तो जुडिशियल ऑफिसर हैज पर्सनल इंटरेस्ट इन केस में हैम्पर द डिसीजन एंड कोर्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन अपॉइंट एनी प्लेस और प्लेसेज एज द सीट ऑफ द हाई कोर्ट? तो इसका सही उत्तर है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही उत्तर आर्टिकल 263। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये है कि एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कन्वेन्ड? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बांकीपुर। तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कन्वेन्ड, ये होता है 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में, ठीक है ना। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? सही उत्तर है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। और ये रहे थे आपके 1946 से 1962 ईस्वी तक। 1946 से 1962 ईस्वी तक, ठीक है। अगला सवाल ये है कि द ग्राम कचहरी इन द स्टेट ऑफ बिहार इज फॉर्म्ड फॉर ए पीरियड ऑफ? सही उत्तर है 5 सालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the which among the following is the hottest district of Bihar during the hot weather season? And the right answer is district of Gaya, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर दोस्तों 45 डिग्री के आसपास चली जाती है। चलिए जो लोग हिंदी वाले हैं वो हिंदी में आसानी से वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही उत्तर है वेस्ट चंपारण में। तो सोमेश्वर, आप जानते हैं कि सोमेश्वर हिल है बिहार की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी जो एलिवेशन है वह 880 मीटर है, ठीक है ना। और ये वेस्ट चंपारण जिले में पड़ता है, ठीक है ना। इट्स एवरेज अगर हाइट की बात किया जाए तो 450 मीटर है, ये एलिवेशन है दोस्तों, लेकिन हाइट की बात किया जाए तो 450 मीटर के आसपास पड़ता है, और ये भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाता है। चलिए अगला सवाल ये है कि एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज द फर्स्ट शुगर फैक्ट्री ऑफ बिहार वाज सेटअप? तो सही उत्तर है आपका मरहौरा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो मरहौरा में सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फर्स्ट शुगर फैक्ट्री 1904 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है ना। और ये दोस्तों देश का भी पहला शुगर फैक्ट्री था, और शुगर केन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार 1935 में बना था। लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद जो शुगर फैक्ट्री मोस्टली एस्टैब्लिश हुआ था वो 1930s के आसपास हुआ था, ठीक है ना। और भारत में डच लोगों ने सबसे पहले 1840 से 41 के बीच सबसे पहले लौरिया बिहार में शुगर फैक्ट्री लगाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो उनका मामला फेल हो गया था, ठीक है ना। 1840 से 41 में डच लोगों ने कोशिश करी थी लौरिया में। लौरिया राज और लौरिया नंदनगढ़ के बारे में आप जानते होंगे।
कमेंट करके बताओ कि लौरिया राज और लौरिया नंदरगढ़ ये किस लिए प्रसिद्ध है और ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है। बड़ा ही फेमस है दोस्तों। चलिए अगला सवाल ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु वाज बोर्न इन बिहार। तो इसका सही उत्तर है आपका गुरु गोविंद सिंह। और ये आपके इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। इसका और इन गुरु गोविंद सिंह का ओरिजिनल नाम गोविंद राय था, याद रखेंगे। गोविंद राय था इनका ओरिजिनल नाम। 1666 ईस्वी में इनका जन्म पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द नेम अजीमाबाद टू द सिटी ऑफ पटना। तो सही उत्तर है अजीमुशान। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन बिहार। तो इसका सही उत्तर है चिरांड। ये दोस्तों एक नियोलिथिक साइट्स है, आप बहुत ही फेमस है। चलिए हमारा अगला सवाल ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा से इनमें से कौन एसोसिएटेड नहीं थे। तो किंगडम ऑफ गंधारा। बाकी मल थे ही, कौशल थे ही और मगध थे ही। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड नाइब दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर है सिताब राय। ठीक है ना। तो सिताब राय के बाद 1773 ईस्वी में, सॉरी सिताब राय, हाँ ठीक है, 1773 ईस्वी में सिताब राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय के बेटे कल्याण सिंह को दीवान बनाया था। चलिए अगला सवाल ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम बिहार ऑर्गेनाइज्ड पीपल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट गिवन टू द भगत सिंह। सरला देवी, या फिर उर्मिला दास, या कुसुम कुमारी देवी, या फिर उषा रानी मुखर्जी। इसका सही उत्तर है कुसुम कुमारी देवी। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है ना। तो फंड रेज किया किसने किया था इनको बचाने के लिए? तो कुसुम कुमारी देवी ने। याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को। इस बार बीपीएससी ने पूछा भी था दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो रामकृष्ण बनिपेरु भी थे उसमें और रामानंद मिश्रा भी थे। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। तो 1934 ईस्वी में बनाया गया था। पहले बात बता दें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो कि गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने 1931 में बनाया था। लेटर 1934 में जयप्रकाश नारायण ने एक मीटिंग अंजुमान इस्माइल हॉल पटना में रखा था और फॉर्मल इस बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी। तो आपसे पूछता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो उसकी स्थापना 1934 में हुई थी बाय जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण उसके आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे और जयप्रकाश नारायण उसके सेक्रेटरी थे। ठीक है ना। और ये पार्टी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में भाग भी ली थी। चलिए अगला सवाल ये है कि टू बाइकॉट द साइमन कमीशन इन बिहार एंड ऑल पार्टी मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच। तो इसका सही उत्तर है अनुग्रह नारायण सिन्हा के लीडरशिप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो साइमन कमीशन के विरोध में कब हुआ था शुरू? 1928 ईस्वी में, याद रखेंगे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है साइमन कमीशन को। क्या कहा जाता है साइमन कमीशन को? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। चूंकि इस कमीशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज साइमन, इसीलिए उनके नाम पे हम इनको साइमन कमीशन भी कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट अ लायन पिलर एट कोल्हू। लायन पिलर एट कोल्हुआ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। इसका सही उत्तर है अशोक। और ये दोस्तों जो है कोल्हुआ, ये 65 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पटना में पड़ता है ये।
और एम्परर अशोका ने यहाँ लायन पिलर बनाया था ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजन इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लीडर्स हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रोहतास में अमर सिंह, नवादा में नाना सिंह हैदर अली सिंह, जगदीशपुर में अमर सिंह, छपरा में मोहम्मद हुसैन खान। तो इसमें सब के सब आपके सही है। रोहतास में अमर सिंह, पटना में पीर अली अलीम करीम, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, नवादा में नाना सिंह और हैदर अली खान, जहानाबाद में अहमद अली खान, राजगीर में मेहदी हसन अली, हुक्कू सिंह और मुक्कू सिंह, और छपरा में मोहम्मद हुसैन खान, और अरवल में हितम सिंह। तो आपका सब सही है, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर है धर्मपाल ने बनाया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फार्म सब्सिडी। फार्म सब्सिडी से रिगार्डिंग कौन सा सही है। तो सही आंसर इसका ई, मतलब कि वन ऑफ मोर देन वन। तो इसमें ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और बाकी सब करेक्ट है। तो ये आपका केवल गलत था कि इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन। ये आपका गलत, बाकी तीनों के स्टेटमेंट आपके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग हिंदी वाले हैं वो आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए हमारा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज आर नॉट रेफर्ड टू अंडर शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग में कौन नहीं आते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका रीजनल रूरल बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन इंडिया फॉर पॉलिसी पर्पस इन्फ्लेशन इज आर कॉमनली मेजर्ड एज। तो इन्फ्लेशन कैसे मेजर्ड किया जाता है जनरली। तो ये आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डू वी कॉल द पॉलिसी विच एड्रेस इंटरेस्ट रेट एंड सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड इज जनरली मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो इसका सही उत्तर होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द अपेक्स बॉडी विच इज मैनेज्ड which is mandated to ensure the benefit of the reduction in GST rates are passed on the ultimate consumers। तो इसका सही उत्तर है आपका नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। दोस्तों हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। इट इज अ टर्म टू डिस्क्राइब रैपिड एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस इंक्रीज इन एन इकोनॉमी। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है व्हेन प्राइस इन्फ्लेशन स्लोज डाउन टेम्पररी। रिफ्लेशन क्या होता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन टू एक्सपेंड आउटपुट स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है इट इज ए कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव ग्रोथ द करेक्ट स्टेटमेंट इज। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, यानी कि मोर देन वन। अगला सवाल ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज कंस्टिट्यूटेड विद द पर्पस ऑफ रिव्यूइंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसका सही उत्तर है डॉक्टर उर्जित पटेल कमिटी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।